चलिए जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बधाई हो, राइट। सो हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्णा कॉन्शियस जन्माष्टमी टू ऑल। भगवान करे आपकी चेतना बिल्कुल कृष्णमय हो और आप भक्ति करें और पढ़ाई भी करें, ठीक है। सो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, बीआरएस। बार बार पूरा नहीं बोलेंगे, विल जस्ट कॉल इट बीआरएस प्यार से। ओके, सो लक इज अ पॉइंट वेयर हार्ड वर्क मीट्स द अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड। यानी कहने का ये मतलब है कि बिना हार्ड वर्क के कोई लक होता ही नहीं, राइट। चलिए, चैप्टर बैंक रिको। किसी को पता है इसके बारे में क्या है ये बैंक रिको? करेक्ट, कैशबुक और पासबुक का जो रिकंसिलिएशन है उसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए कि चैप्टर में करना क्या है चैप्टर किस बारे में है। हमने कैशबुक चैप्टर पढ़ा था बच्चों, सही बोला। कैशबुक में आपने 2 कॉलमनर कैशबुक पढ़ी थी, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। तो ये जो बैंक कॉलम हम मेंटेन करते हैं बच्चों, इसमें हम लिखते क्या है, जब भी हमारे बैंक में पैसा आता है हम डेबिट कर देते हैं, जब भी हमारे बैंक से पैसा जाता है हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ये हमने कैश बुक में पढ़ा था, करेक्ट। कहने का मतलब जब भी हमारे पास कोई बैंक अकाउंट होता है उसकी अकाउंटिंग हम मेंटेन करते हैं। से यस, करेक्ट, सही बोला बच्चे। तो डोंट यू थिंक बैंक भी अकाउंटिंग करता होगा? बैंक को भी तो डिटेल चाहिए ना कि इस बंदे का अकाउंट मेरे यहाँ पे है तो इसके अकाउंट में क्या पैसा आया और क्या पैसा गया। पासबुक देखिए किसी ने, आजकल तो खैर सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है, राइट। बट हाँ, आप प्रिंट देखिए, पहले क्या होता था कि लोग बैंक जाते थे और पासबुक प्रिंट करवा के लाते थे कि भाई तुम्हारे पास क्या ट्रांजैक्शन है तुम हमें प्रिंट करके दे दो, राइट। बट आज की डेट में उसकी जरूरत नहीं। ऑन अ क्लिक यू कैन डाउनलोड योर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आई विल शो यू हाउ। आई लॉग इन माई बैंक अकाउंट एंड आई विल शो कि आप चाहे तो 5-10 साल का बैंक स्टेटमेंट तुरंत डाउनलोड कर सकते, राइट। नो नीड टू गो टू बैंक फिजिकली टू गेट देयर स्टेटमेंट। सो आप ऑनलाइन कर सकते हैं आज की डेट में। सो मेरा कहने का फिलहाल मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं बीइंग अकाउंट होल्डर, वही अकाउंटिंग वो बैंक भी कर रहा होता है। समझ में आ रहा है? तो जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वही अकाउंटिंग कौन कर रहा है, बैंक भी कर रहा है। से यस। तो जब मैं भी वही काम कर रही हूँ, बैंक भी वही काम कर रहा है, तो डोंट यू थिंक मैंने जो बैलेंस निकाला और बैंक ने जो बैलेंस निकाला वो सेम होना चाहिए? सही है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। हमने जो वो बनाई है बैंक बुक और जो बैंक ने बनाई है वो कई रीजंस से डिफर हो जाती है। समझ में आ रहा है? वो रीजंस हमें इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखने होते हैं कि भाई ये बुक और ये बुक मैच नहीं हो रही, तो क्या कारण है कि ये मैच नहीं हो रही। देखो सिंपल सा है, हो सकता है मैंने कुछ लिख दिया हो, बैंक ने नहीं लिखा हो अभी तक, बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन लिख दिया हो, मेरा लिखना बाकी हो। तो ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, अभी हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोबारा से सुन लो, चैप्टर क्या है। आपने जो बैंक बुक बनाई है वो और बैंक जो पासबुक मेंटेन करता है वो, उन दोनों को मैच करेंगे। अगर वो मैच नहीं हो रहे तो उनके डिफरेंसेस के रीजंस को लिखा जाएगा इस स्टेटमेंट। सिंपल है कि ये दोनों क्यों मैच नहीं हो रहे। जब मैं भी वही अकाउंटिंग कर रही हूँ, बैंक भी वही अकाउंटिंग कर रहा है, तो मैच होना चाहिए, राइट। चलिए पढ़ते हैं। यूजुअली ऑल फर्म्स ओपन अ करंट अकाउंट विद बैंक एंड इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इट मेंटेन्स अ बैंक कॉलम इन द कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक सीखा आपने, बैंक कॉलम होता है वहां पे। बैंक ऑल्सो ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच फर्म इन इट्स लेजर एंड एंटर ऑल द ट्रांजैक्शन। ये कह रहा है कि भाई आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो बैंक भी तो कर रहा है। मान लो अगर मैं बैंक हूं, आप सबका खाता मेरे इधर खुला हुआ है, तो मुझे सबका डिटेल पता होगा कि आदित्य के अकाउंट में क्या आया, ईशान के अकाउंट में क्या आया, सौम्या के अकाउंट में क्या आया, क्या गया, मेरे पास सारी डिटेल होगी। सही है, राइट। और आप खुद भी मेंटेन कर रहे होगे एज अकाउंट होल्डर। ओके, सो पीरियोडिकली बैंक सप्लाइज अ कॉपी ऑफ फर्म अकाउंट टू द फर्म। देखिए पहले फिजिकली चीजें होती थी, आजकल मेल पे जो पीरियोडिक स्टेटमेंट बैंक हमें भेजता भी है कि भाई ये आपका इतने पीरियड का ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट है, तो वो मेल पे आ जाती है, फिजिकली अब नहीं आती।
दिस कॉपी ऑफ फर्म्स अकाउंट सप्लाइड इज कॉल्ड बैंक पासबुक। क्या कहते हैं इसे? यानी जो बैंक मेंटेन करता है उसे या तो पासबुक कहते हैं या तो बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और हम जो मेंटेन करते हैं वो होती है हमारी कैश बुक में बैंक कॉलम, या तो आप उसे बैंक बुक कह लीजिए। दैट इज डूएबल। ओके, सो सिंस ऑल द ट्रांजैक्शन एंटर्ड विद द बैंक आर एंटर्ड इन बोथ द बुक्स, यानी मैं भी लिख रही हूं और बैंक भी लिख रहा है, आइडियली देयर शुड बी नो डिफरेंस। एम आई करेक्ट? जब हम सेम चीज लिख रहे हैं तो कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए बिटवीन द बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड द पासबुक, यानी जो बंदे ने बनाई वो और जो बैंक ने बनाई वो, दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? सेम। द बैलेंस ऑफ टू मस्ट टैली विथ ईच अदर। However, sometimes it may happen that these two balances don't tally, नहीं मैच होते ये। This is because on a certain date it is possible there may be some entries which have been recorded in the cash book but not in the passbook and vice versa, यानी कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में अभी तक नहीं हुई, पासबुक में हो गई अभी तक कैश बुक में नहीं हुई। A statement is therefore prepared to identify the reasons for the difference, to reconcile the balances of these books, and it is called bank reconciliation statement. अगर आपसे पूछा जाए define BRS तो क्या करोगे? A statement which is prepared to reconcile the balance of cash book and passbook is called bank reconciliation statement. As simple as that. ग्रेट, आगे चलते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। कौन बनाता है इसको? ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। बैंक रिको इज अ रिपोर्ट और स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस टू मैच द बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द बैंक स्टेटमेंट, यानी हमने जो रिकॉर्ड किया है उससे किससे मैच करेंगे? बैंक ने जो रिकॉर्ड किया उससे। द बैंक रिको हेल्प्स टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड एंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ बैंक बैलेंस, यानी हमारा जो बैंक बैलेंस आ रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं वो हमें समझ में आ जाता है। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी गलती कर दूं बैंक भी गलती कर दे, एक तरफ गलती हो सकती है, दोनों तरफ तो गलती नहीं हो सकती, राइट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। आपका जो बुक कीपिंग का साइकिल है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये उस साइकिल का पार्ट नहीं है। ये एक एडिशनल टूल है जो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट की एक्यूरेसी चेक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इट इज अ मेथड टू एंश्योर दैट देयर आर नो एरर्स एंड ओमिशंस इन द बैंक कॉलम ऑफ योर कैश बुक। सिंपल, कोई दिक्कत है? तो ये एग्जाम में ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है दैट बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। यू विल से नो, इट इज नॉट। No, nothing. This is just a tool to check whether the bank transactions are recorded correctly or not. It is not a part of accounting system. Invalid answer. I mean invalid question. आप पूछ रहे हो कि ये तो तब काम आया जब हम पासबुक को देख के कैश बुक ठीक करते हैं, ये तब काम नहीं आया जब कैश बुक को देख के पासबुक ठीक करते हैं। पासबुक आपकी एंटिटी है, आप बना रहे हो पासबुक। जब आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है उस पे, आप उसको बदलने वाले हो कौन? क्या आप बैंक जाके बोल सकते हो ला दे मेरी पासबुक में बदल के? नहीं हो सकता। आप अपनी कैश बुक सुधार सकते हो, पासबुक तो बैंक बना रहा है, उसकी अथॉरिटी किसके पास है? यू कैन नॉट चेंज पासबुक। आप एक सिंगल एंट्री चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि बैंक से कोई गलती से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है या नहीं होना चाहिए था या गलत हो गया, आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बैंक प्लीज रिवर्स दिस। This is what you can do. Application, written application करना पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। पासबुक पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कैश बुक आप बना रहे हैं, पासबुक कौन बना रहा है? मैंने शुरू में ही बोल दिया कौन बना रहा है, वही बदल सकता है उसको, आप बदलने वाले कोई नहीं है। आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं मैं ये भी बताती हूँ।
क्योंकि आपके बुक में दो तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कैश बुक का है तो पासबुक का ढूंढो, पासबुक है तो कैश बुक ढूंढो। प्रैक्टिकली यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द पासबुक, यू आर नोबडी टू चेंज दैट। ठीक है, आगे चले मिस गर्ग, ठीक है मिस गिरधर, चले। क्यों जरूरत है इसको बनाने की? नीड एंड इम्पोर्टेंस, इट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इट ब्रिंग्स आउट एरर्स एंड ओमिशंस इफ एनी कमिटेड आइदर इन द कैश बुक और इन द पासबुक। देखो मैं ये चैप्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि गलतियां सिर्फ हमसे होंगी, बैंक कोई गलती नहीं करेगा, इट्स नॉट दैट। ठीक है, वहां पे भी इंसान ही काम कर रहे हैं, बैंक में भी कौन काम कर रहा है? ह्यूमन एरर कहीं पे भी पॉसिबल है। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई गलती है कैश बुक में या तो कोई गलती है पासबुक में तो वो पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों को जब हम मैच करेंगे तो पता चलेगा ही, है ना। It brings out the reasons of differences in the balance of cash book and passbook. Undue delay in the clearance of check deposited can be known from BRS. किसी को ये लाइन समझ में आई? Undue delay. Okay, so let me explain. Somewhat you said correct. Undue delay in the clearance of check. Undue delay in the clearance. मान लीजिए मेरे को अंशिका से एक चेक मिला, राइट? मैंने आज जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आज कौन सी डेट है? 7 सितंबर, राइट? आज मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट किया तो मैंने अपनी बुक में तो एंट्री कर दी ना। मैंने कैश बुक में तुरंत लिख दिया होगा टू अंशिका's फीस और मैंने बैंक कॉलम बढ़ा दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। लेकिन देखिए बैंक की जो स्टेटमेंट है, जो पासबुक है, उसमें वो कब शो करेगा? जब ये चेक क्लियर हो जाएगा। जब मैंने अंशिका का चेक जाके डिपॉजिट किया होगा, वो क्लियरेंस में जाएगा, क्लियर होगा, तब मेरे बैंक स्टेटमेंट में वो दिखेगा कि हाँ पैसे आ गए। समझ में आ रहा है? अब हमेशा इसके बीच में वक्त होता है। डिपॉजिट और क्लियरेंस में जनरली 1 और 2 डेज का टाइम पीरियड होता है। तो अगर मान लो 1 या 2 डेज से ज्यादा के बाद भी वो क्रेडिट नहीं हुआ तो आपको समझ में आएगा कि यार क्यों डिले हो रहा है ये क्लियर। हर बार अगर डिले हो रहा है तो बैंक के पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है कि भाई 4-4 दिन लगाओगे तुम चेक क्लियर करने में। समझ में आ रहा है? तो जब आप बीआरएस बनाते हैं तो आपको ये चीज समझ में आती है कि भाई इतना डिले यहाँ पे बार बार हो रहा है तो वी नीड टू एक्ट अपॉन इट। समझ में आ रहा है? रेगुलर कंसिलिएशन विल डिस्करेज द एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट यानी फ्रॉड्स वगैरह। अगर आपका एम्प्लॉय कोई फ्रॉड या कुछ कर रहा है, देखो वो फ्रॉड कर सकता है आपके बैंक बुक में जो वो मेंटेन कर रहा है, पासबुक को तो वो बदल नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो बैंक मेंटेन कर रहा है। आप समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कि उसने बैंक बुक में एंट्री कर दी 10,000 रुपीज पेड टू सो एंड सो बाय मिस्टर सो एंड सो करके खुद पैसे निकाल लिए उसने। आप सोचो अगर कभी आप बैंक की पासबुक से मैच ही नहीं करते तो आपको पता चलता कि ये एंट्री गलत हो? नहीं। मान लो जैन साहब मेरे एम्प्लॉय है, ठीक है, इनके हाथ में बैंक बुक, कैश बुक सब कुछ बनाना है। इन्होंने क्या किया? क्रेडिट में एंट्री करी, बाय कुछ भी खर्चे का नाम डाल दिया और 10,000 रुपए लिखे और अपनी पॉकेट में। किसको पता चलेगा? लेकिन पता कब चलेगा? जब आप बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के लाओगे कि यार ये तो गड़बड़ है, किसको पैसे दिए, कहाँ गए ये पैसे, राइट? So that's how it works. नहीं, वैसे नहीं पता चल सकता ना। आपने मान लो खुद ने 10,000 रुपए ले लिए, है ना, और नाम डाल दिया किसी और की एरे गहरे का या किसी और खर्चे के नाम से डाल दिया आपने, तो बैंक में तो एक्चुअल में अगर आपके अकाउंट में पैसा गया होगा तो वहां लिखा होगा जैन साहब को पैसा गया। यस, तो दैट्स व्हाट। मान लो इसने बैंक बुक में एंट्री कर दी कि मिस्टर बोस को पेमेंट कर दी और एक्चुअल में इसने खुद ने पैसे ले लिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। आप बैंक स्टेटमेंट खोलो, वहां दिखेगा पेड टू निश्चल जैन, वहां थोड़ी दिख रहा है पेड टू आदित्य बोस। बेटा जी ओनर हर जगह पे नहीं करता। अब मैं आपको छोटी, जैसे अभी मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, अगर मुझे किसी को पे करना होता है मैं खुद ट्रांजैक्ट करती हूँ। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करो, एम्प्लॉयज ऑथराइज्ड होते हैं, वो मालिक थोड़ी आते। अब आप सोचो अंबानी हैं, क्या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी हर पेमेंट करने आते होंगे? ला बेटा मैं पेमेंट करूंगा, उनके एम्प्लॉय ऑथराइज्ड हैं। अभी मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, ही इज एट जीएम लेवल, तो उनको सारी अथॉरिटी है, वो कुछ पे कर दे उठा के, बट वो पता होता है कि एम्प्लॉय ऑनेस्ट है, ऐसे ही बंदे को अथॉरिटी दी जाती है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि मालिक सारी पेमेंट करने खुद आता है, ऐसा कभी ऐसा पगला जाएगा, फिर तो वो कभी बिजनेस बढ़ा ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? सो डेलीगेशन इज मस्ट।
BRS helps in verifying the accuracy of the entries recorded. It shows the actual bank balance. It facilitates preparation of revised cash book. यानी अगर आपको गलतियां मिल जाती हैं तो आप अपनी कैश बुक को ठीक कर सकते हैं। क्या यहाँ लिखा है? पासबुक रिवाइज हो सकती है, हम नहीं कर सकते उसे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू फॉर द इंटरनल कंट्रोल। मैंने अभी आपको बताया फ्रॉड एम्बेजलमेंट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड द बैंक फीस फॉर इनसफिशिएंट फंड्स। ये लास्ट लाइन में आपको समझाना चाहूंगी कि बैंक ना इनएडिक्वेट बैलेंस चार्जेस लगाता है। आपने कभी सुना हो इसके बारे में? जैसे ना बैंक के नॉर्म्स होते हैं, किसी में 5,000 रुपए मिनिमम का नॉर्म होता है, किसी में 10,000 रुपए मिनिमम का नॉर्म होता है ना। तो अगर आप वो मेंटेन नहीं, मान लो अगर से फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में अगर 2 महीने तक 8,000 रुपए ही रहे और मिनिमम 10 की रिक्वायरमेंट थी तो वो मेरे चार्ज लगा देगा। जबकि मैं अगर रेगुलर बैंक स्टेटमेंट चेक करती रहूंगी तो मुझे पता होगा कि यार बैंक में पैसे कम है, मेरे चार्जेस लगे, उससे पहले मैं पैसे डाल दूं। आपको समझ में आ रहा? मेरे तो बहुत बार लग जाते हैं, मैं एफडी कर देती हूँ, सारे बचे हुए पैसों की और फिर उसमें चार्जेस। हाँ बोल। क्वार्टरली चेकआउट मैं बता रही हूँ ना, एवरेज बैलेंस होता है, ऐसे रोज रोज नहीं होता। एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए आप, ठीक है? मंथली क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। मैं वही आपको समझा रही हूँ, सेम डे कुछ नहीं होता है। जैसे मान ले तेरा आज 10,000 का, तूने कहीं 2,000 पे कर दिए, तो ऐसा नहीं है 2,000 कटते ही तेरे चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे, नहीं, वो एवरेज बेसिस पे होता है, राइट? सो मंथली एवरेज होती है, क्वार्टरली एवरेज होती है, उस हिसाब से चार्जेस लगते हैं। अब मान लो अगर मैं एक दिन के लिए 2 लाख रुपए डाल दूं मेरे बैंक अकाउंट में, है ना, तो फिर मैं बाकी निकाल भी लूंगी तो मेरी पूरे महीने की एवरेज हो गई। समझ में आ रहे हैं आप? क्योंकि मैंने एक दिन उसमें 2 लाख रुपए डाल दिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो बस एवरेज मेंटेन होना चाहिए। चलिए जी, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस चैप्टर की वो ये रीजंस फॉर डिफरेंसेस। अगर ये स्लाइड आपको समझ नहीं आती तो भूल जाओ कि ये चैप्टर समझ में आएगा आपको। ये स्लाइड आपको बताएगी कि ऐसे कौन से कारण आप फेस करेंगे जिनके कारण ये 2 किताबें मैच नहीं होंगी, राइट? सो पहला है टाइम डिफरेंस, उसमें क्या है हम पढ़ेंगे। दूसरा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, और तीसरा है एरर। देन कैन बी 3 मेजर रीजंस कि आपकी किताबें मैच नहीं हो रही। आई रिपीट, देयर कैन बी 3 मेजर रीजंस कि आपकी किताबें मैच नहीं हो रही। पहला है टाइम डिफरेंस, जिसमें मैं लिखना चाहूंगी इट इज टेम्पररी इन नेचर, वक्त के साथ ठीक होने वाला रीजन है ये। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक का मतलब है कि पासबुक में एंट्री हो गई और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। एरर्स तो किसी में भी हो सकते हैं, चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो। ध्यान से समझते हैं टाइम डिफरेंस क्या होता है। वक्त के कारण होने वाला डिफरेंस। लेट मी एक्सप्लेन। आज 7 सितंबर है, मेरे को आज जैन साहब ने फीस दे दी, ठीक है? जैन साहब ने मेरे को 15,000 रुपए का चेक दे दिया और इसने कहा कि मैम ये लो फीस। आई सेड ओके थैंक यू, मैंने रिसीट काट के दे दी, ठीक है? अगले दिन जाके मैंने बैंक में ये चेक डिपॉजिट कर दिया, से यस डिपॉजिटेड। अब जैसे ही मैंने बैंक में इसे डिपॉजिट किया होगा, मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी होगी बच्चों, क्योंकि मैंने मान लिया कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। मैंने आपको सिखाया था जब आपका चेक डिपॉजिट हो जाए उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ाइएगा। तो जैसे ही मैंने जैन साहब का चेक डिपॉजिट किया 8 सितंबर को, मैंने अपनी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया। आई एम हैप्पी, मेरे 15,000 रुपए बढ़ गए। पर क्या 8 सितंबर को बैंक में बढ़े पैसे? इस चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, से यस। अब मैं मान के चलती हूँ कि ये चेक क्लियर होगा 11 तारीख को, कोई बीच में संडे आ गया या कुछ भी हो गया, तो ये 11 सितंबर को चेक क्लियर होगा और तब पासबुक में एंट्री आएगी। कैश बुक में कब एंट्री हो गई? 8 सितंबर को। पासबुक में कब एंट्री होगी? इसके बीच में कितने दिन है? 2। मैं ना 9 तारीख को बीआरएस बनाने बैठ गई। मेरा मन किया चलो आज बीआरएस बनाते हैं, मैच करते हैं दोनों के ट्रांजैक्शन। क्या ये मैच होगा? क्योंकि ये ऐसी एंट्री थी जो कैश बुक में हो गई लेकिन पासबुक में होगी, हुई नहीं है अभी तक। ना तो ये कोई गलती है, ना ऐसा है कि एक किताब ने कर दिया दूसरा भूल गया, ऐसा भी नहीं है।
तो है क्या, ये सिर्फ वक्त के कारण हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये जो 15,000 रुपए का डिफरेंस दिखेगा मेरे को 9 तारीख में, तो डिफरेंस दिखेगा मेरे को, तुरंत दिखेगा कि यार मेरी कैश बुक में एंट्री है लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं है। किस कारण से नहीं है? क्योंकि अभी चेक क्लियर होने का वक्त ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं। वही अगर बीआरएस मैंने 12 को बनाया होता, वही बीआरएस अगर मैं 12th को बनाती तो क्या ये डिफरेंस होता? नहीं। कहना इससे वक्त के साथ ये डिफरेंस अपने आप खत्म हो गया। मैंने 9 को बीआरएस बनाया तो मुझे डिफरेंस दिखा, मैंने 12 को बनाया होता तो मुझे ये डिफरेंस, यानी दिस इज अ टाइम डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? विच इज टेम्पररी इन नेचर। 2 दिन बाद बीआरएस बनाओगे ये अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा? इसे बोलेंगे क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। इस रीजन को क्या कहेंगे कि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए पासबुक में नहीं दिख रहा। से यस कौशिक साहब, सही है? आदित्य, निश्चल, मिस भारद्वाज, क्लियर है? पहला रीजन क्या हो गया टाइम डिफरेंस में, कि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं प्रैक्टिकली, अभी आदित्य के साथ हुआ था, बताती हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझ आएगा मेरे इस एग्जाम्पल से। आदित्य ने मेरे को चेक दे दिया फीस का, मैम ये लो फीस का चेक। मैं इतनी महान हूँ, मैं उसको पर्स में लेके घूमती रही। 1 हफ्ते बाद ये आके कहता मैम पैसे नहीं कटे मेरे बैंक से। मैंने बोला बेटा चेक तो ड्रॉर में पड़ा है, कटेंगे कैसे? अब हुआ क्या, आदित्य ने मेरे को फीस का चेक दिया, हाँ बोलो, इसने अपनी बैंक बुक में एंट्री कर दी होगी। ये आदित्य की बुक है, कैश बुक का बैंक कॉलम, से यस। इसने यहाँ पे लिख दिया होगा बाय ट्यूशन फीस, कितने रुपए, जो भी इसने पे, ठीक है। इसने तो तुरंत एंट्री कर दी। जैसे ही इसने मेरे को चेक दिया, इसने मान लिया कि मेरे पैसे चले गए, से यस। इसने कैश बुक में एंट्री कर दी, यानी इसने चेक इशू किया। क्या बोलेंगे इस एक्ट को? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं चेक इशू करना। सो आदित्य इशूड चेक टू मी, बट मी बीइंग वेरी लेजी, वो चेक ड्रॉअर में पड़ा रहा। समझ में आ रहा है? 6-7 दिन बाद आके कह रहा है कि मैम मेरे तो पैसे ही नहीं कटे। मैं ला बेटा ड्रॉअर में रखे रखे तो कटेंगे नहीं, मेरे को बैंक जाना पड़ेगा उसके लिए। कहने का मतलब इसने चेक इशू तो कर दिया लेकिन मैंने वो चेक बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया। समझ में आ रहा है? दोबारा से समझो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मेरे ड्रॉअर में पड़ा है, मैं बैंक में जाके उसको प्रेजेंट करूंगी तब तो इसके बैंक से कट के पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। ड्रॉअर में धरे धरे बैंक वालों को सपने आ रहे हैं कि मिस्टर बोस ने चेक दिया हुआ है बैंक को। So until and unless I will go to bank and I will present this check, उसके बैंक से पैसे नहीं कटने वाले, से यस। तो उसके लिए केस क्या हो गया? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड बाय द पर्सन। जिसको दिया गया वो बैंक में लेके ही नहीं जा रहा, वो लेके बैठा है। समझ में आ रहा है आपको? अगला केस पढ़ो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, ये वाला जो था ये रेसिपिएंट हैंड पे था, से यस। और ये कौन है? इशूअर हैंड की बात हो रही है। यानी आपने पहला जो केस पढ़ा वो ये कि आपको चेक मिला था, आपने डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी बैंक ने उसे क्लियर नहीं किया। दूसरा केस है कि आपने किसी को चेक दिया था, वो सामने वाला जाके प्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो बैंक से पैसे कटेंगे क्या? नहीं। अब देखिए यहाँ पे आदित्य ने क्रेडिट कर दिए कि भाई मेरे तो पैसे चले गए, है ना, पर क्या इसके बैंक स्टेटमेंट से पैसे कटे हैं? वो कटेंगे ही नहीं जब तक वो ड्रॉअर से निकल के बैंक में नहीं जाएगा, से यस। अब ये केस क्या हो गया कि कैश बुक में से माइनस हो गए पैसे, लेकिन इसके बैंक बुक से अभी तक माइनस, बैंक स्टेटमेंट से अभी तक माइनस। हाँ, कोई फालतू क्वेश्चन पूछने चाहिए। रेसिपिएंट होता है जिससे मिला होता है पैसा, और इशूअर होता है जो पे कर रहा होता है। समझ में आ गया? रेसिपिएंट यानी हु इज द रिसीविंग हैंड, रेसिपिएंट रिसीविंग समथिंग। बिल्कुल फायदा, उसका ब्याज बचा, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मान ले 20,000 का चेक उसने मेरे को दे रखा है और वो मेरे ड्रॉअर में पड़ा है और उसके अकाउंट में पैसे हैं मेरे को देने के लिए, ठीक है, तो उसको तो उस 20,000 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, फायदा है, बिल्कुल फायदा।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही। कैश बुक में 20,000 रुपए माइनस कर दिए इसने कि मेरे तो पैसे गए, पर पासबुक में एंट्री हुई नहीं है। टेम्पररी है, जिस दिन मैंने बैंक में जाके डाल दिया उसके बैंक से पैसा कट जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों ये दोनों टाइम डिफरेंस कहलाते हैं और क्यों ये टेम्पररी है? क्योंकि वक्त के साथ ये खत्म। अब जैसे मान लो इसकी भी एक डेट का एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सी तारीख को चेक दिया था तुम्हें, याद है? नहीं याद, रैंडम लेते हैं। मान लो इसने 25 अगस्त को मेरे को चेक दिया था, ठीक है। 25 अगस्त को इसने जैसे ही मेरे को चेक दिया, इसने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मैंने तो मैम को पैसे दे दिए, मेरा पैसा कट गया। माइनस होता है ना, पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। वही किया आदित्य ने अपनी बैंक बुक में, कैश बुक में जो बैंक कॉलम था माइनस कर दिया। अब ये है इसका पासबुक। पासबुक में क्या एंट्री मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी, क्योंकि चेक मैंने तो प्रेजेंट ही नहीं किया। बैंक को पता कैसे चलेगा कि मिस्टर बोस ने मुझे चेक दे रखा है? तो जब तक वो मेरे ड्रॉर में पड़ा रहा, पासबुक से माइनस नहीं होने पैसे। से यस, क्यों? क्योंकि मैंने जाके प्रेजेंट नहीं किया। अब मान लेते हैं कि मैंने प्रेजेंट किया, 25 तारीख को दिया ना शायद, 2 सितंबर को मैंने बैंक में जाके प्रेजेंट किया कि लो भैया, एक हफ्ता तो पक्का ही पड़ा रहा था मेरे ड्रॉर में, ठीक है। सो 2 सितंबर को जाके मैंने बैंक में प्रेजेंट किया, अकाउंट नंबर डाल दिया और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। लेकिन मिस्टर बोस बीआरएस बनाने बैठ गए 30 अगस्त को कि चलो आज 30 तारीख है, सॉरी 31 तारीख को, 31 अगस्त है, चलो आज एक बार मैच कर लेता हूँ दोनों किताबें। क्या इसको एंट्री मिलेगी पासबुक में? चेक तो मेरे ड्रॉर में पड़ा है, एंट्री मिलेगी कैसे? समझ में आ रहा है? लेकिन वही बीआरएस अगर इसने 4 सितंबर को बनाया होता तो मिल जाती एंट्री, क्योंकि 2 सितंबर को मैंने चेक जाके प्रेजेंट कर दिया था। सो अगेन दिस इज द टाइम डिफरेंस। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंड गेटिंग व्हाई दिस इज टेम्पररी इन नेचर? क्योंकि शायद 2 दिन बाद आप बीआरएस बनाते तो ये डिफरेंस आपको नहीं दिखता, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता। ओके, आगे चलते हैं। इसमें किसी को पूछना है? यानी टाइम डिफरेंस के क्या 2 रीजन हो सकते हैं? चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड, चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। दोबारा मेरे साथ बोलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड। ये वर्ड्स याद होने चाहिए, ये खुद लिखने हैं आंसर में। समझ में आ रहा है आपको? ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा जाएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। अरे क्या बोल रही है? कह रही है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इशूड। वेरी गुड, गिव मी हाई फाइव ऐसा बकवास आंसर देने के लिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर। याद रहेगा जैन साहब? पक्का? ग्रेट। अब आप हाँ और पूछिए। तो वो स्टेल हो जाएगा। स्टेल हो जाएगा मतलब अब वो वैलिड नहीं है। अगर मान लो आदित्य का चेक जो मुझे मिला, अगर वो ड्रॉर में 3 महीने पड़ा रहता तो वो यूजलेस। हाँ तो वो हो गई, लेकिन फिर वो तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा ना पासबुक में। अगर आप, वही तो मैं कह रही हूँ, बीआरएस बनाने का वही तो फायदा है। आप सोचो कि अगर मैं आदित्य का चेक लेके और ड्रॉर में रख के भूल जाती, समझ में आ रहा है, तो क्या मुझे कभी पता चलता कि भाई ये स्किप हुआ है? नहीं पता चलता। उसने मान लो मेरे को चेक इशू कर दिया है ना, और मेरे ड्रॉर में पड़ा है 3 महीने तक। अगर वो बैंक बुक से मैच नहीं करता, उसको पता चलता मैम ने कभी जाके डिपॉजिट ही नहीं किया अभी तक। तो बीआरएस बनाने के ये फायदे हैं कि कहीं पे भी कोई इफ्स एंड बट्स होते हैं, आपको इमीडिएटली समझ में आता है। मान लो इसने मेरे को 25 तारीख को चेक दिया, 31 तक ये जब बीआरएस बनाने बैठा, इसने देखा पासबुक में एंट्री नहीं है, तो ये मेरे को कॉल कर देगा ना। इसने मेरे को लिटरली याद दिलाया था 1 हफ्ते बाद, मैम पैसे नहीं कटे क्या, आपने चेक? हाँ करते हो आज जाके। आई लिटरली फॉरगॉट अबाउट दैट, राइट। अभी वो होता ना, एक 12th का बच्चा है आदित्य करके, वो ऐसे ना लिटरली वो टांग खींचने में रहता है, मैम ज्यादा पैसे होते ना तो ऐसा ही होता है। तो उसके ये स्टेटमेंट होता है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। सो अब अगले, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। अगर ये स्लाइड क्लियर नहीं हुई तो आगे चैप्टर कुछ नहीं आने वाला, भूल जाओ। अब मैं वहां जाके नहीं समझाऊंगी कि चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड क्या होता है। जैन साहब कुछ पूछना है? पैसे नहीं लूंगी, ऐसे ही बता, आंसर ऐसे ही दे दूंगी बिना पैसे। हाँ तू क्या बोल रही थी? बोल। कह रहा फीस तो ले ली, और क्या लोगे? हाँ ठीक है बोल। बेटा चेक ही दूसरा देना पड़ेगा, दैट चेक बिकम्स स्टेल। वो
वो एंट्री रिवर्स करके दूसरा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगले रीजन, टाइप ऑफ रीजन क्या हो सकते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, कहने का मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनकी एंट्री पासबुक में हो गई लेकिन आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं। लेट्स सी, पहला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जैसे मेरे बैंक बैलेंस था, मान लो 1 लाख रुपए का बैंक बैलेंस था, तो बैंक ने मेरे को उस बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया, है ना, बैंक ने तो मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए, इंटरेस्ट दे दिया मेरे को, लेकिन अभी तक मैंने बुक्स में एंटर नहीं किया। देखो मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, ये चैप्टर ना तब काम का था जब मोबाइल का जमाना नहीं। आज की डेट में आपके अकाउंट पे 10 रुपए का भी ट्रांजैक्शन होता है, मैसेज आता है, यू आर अनअवेयर, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको? इंस्टा SMS का जमाना है आज की डेट में। हम स्विगी या अमेजोन करते हैं, जैसे ही पे करते हैं डेबिट का मैसेज आ जाता है। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, आपको पता ही नहीं था। तो ये पता नहीं कितने वर्षों पहले की बात हो रही है, आज की डेट में तो ऐसा होता ही नहीं, राइट। ऑन अ क्लिक यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड जस्ट यू कैन चेक with every transaction done you get a message from bank। तो I don't agree कि आज की डेट में ऐसी सिचुएशन होती है, पर क्योंकि ये चैप्टर बरसों से चला आ रहा है तो पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे आए और आपको पता ही ना हो, नहीं हो सकता ना। फिर सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास मैसेज आया था पर आप लिखना भूल गए कि बाद में लिखूं सोच के, ये क्वाइट पॉसिबल है कि आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आया। बच्चों यहाँ पे जो लिखा है ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अभी इसको दिमाग में रखो, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी कि ये क्रेडिटेड वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे। आपको बोला है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, यानी उसने प्लस कर दिया आपका, आपको नहीं पता था, पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, पासबुक प्लस हो गई, कैश बुक प्लस नहीं। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, यानी बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए, आपके बैंक से पैसे चले गए, आपको पता ही नहीं, आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं, ठीक है। अगेन आई वुड से ऐसा नहीं होता है, बैंक से जब भी पैसे कटते हैं मैसेज आता है, ठीक है। 50 रुपए भी कटते हैं, 70 रुपए भी कटते हैं तो मैसेज आता है, ओके। सो बैंक चार्जेस चार्ज बाय द, यानी यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ पासबुक प्लस हो गई, कैश बुक प्लस नहीं हुई। यहाँ पे है पासबुक माइनस हो गई, कैश बुक माइनस नहीं हुई। अगला, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक। देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है। अगर मान लो आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो जो उसके रिटर्न्स आते हैं, डिविडेंड्स आते हैं, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। से यस, मान लो आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर है या पावर ग्रिड के शेयर है और वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या वो हार्ड कैश देने आते हैं? क्या वो चेक से भेजते हैं आपको? नहीं, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। डिविडेंड के नहीं, देखिए दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। अगर मान लो कंपनी फ्री में अपने शेयर होल्डर्स को और शेयर दे रही है तो दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर, राइट। ओके, सो आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आए हैं इंटरेस्ट या डिविडेंड के, आपको पता ही नहीं है, पासबुक प्लस हो गई, कैश बुक में एंट्री अभी तक नहीं है। अमाउंट पेड बाय द बैंक डायरेक्टली, अमाउंट पेड बाय द बैंक डायरेक्टली, क्या समझ में आया? इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। करेक्ट, मैं आपको बताती हूँ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते क्या है। जैसे मेरे जैसे भुलक्कड़ लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़ी मददगार चीज होती है। अब मेरे साथ हमेशा क्या होता है कि मेरा एयरटेल मोबाइल का जो बिल आता है मैं उसे पे करना भूल जाती हूँ, और फिर मेरे 100 रुपए चार्ज लग के आते हैं ना, फिर मैं उसको पे करती हूँ, मुझे से 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करती हूँ हर बार, ठीक है। इसलिए अब मैंने सर का वो डलवा दिया, सर के पास रिमाइंडर जाता है, वो पे कर देते हैं हर बार। 100 रुपए फालतू देने से अच्छा है ना। बट देखिए बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपके सारे खर्चे वो आपके बिहाफ पे पे करता है बाय टेकिंग सम नॉमिनल चार्जेस, जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे पता है कि हर 5 तारीख को मेरे मोबाइल का बिल जनरेट होता है और मुझे उसको 20 तक पे करना होता है,
तो व्हाट आई कैन डू, मैं बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्लेस कर देती हूँ कि भैया हर 6 तारीख को मेरा इस मोबाइल का बिल मेरे इस अकाउंट से तुम पे कर देना, यानी मेरा हेडेक खत्म। हर 6 तारीख को बैंक अपने आप पे करेगा, वो जाने उसका काम जाने। फ्री में ऑब्वियसली ये सर्विस नहीं देगा, वो पैसे लेगा टू डू दिस सर्विस। खाली थोड़ी बेटा ठेका उठा रखा तुम्हारे बिल पे करता फिरेगा वो, ठीक है। सो ऑन योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक विल पे maybe your mobile bills, maybe your electricity bills, maybe your home EMI, maybe your car EMI, जो भी आपके पीरियोडिक खर्चे हैं आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखो, वो उस तारीख पे कर देगा। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, एनी डैम थिंग बैंक विल पे आउट ऑन द फिक्स्ड पीरियड, जो भी ऑन फिक्स्ड डेट। सो अब यहाँ पे बोला है कि बैंक ने तो अपना ट्रांजैक्शन कर दिया, उसने आपके अकाउंट से पे कर दिया, लेकिन आपकी कैश बुक में एंट्री अभी तक नहीं है। आपने तो पेमेंट याद नहीं रहती थी तो एंट्री कहाँ से याद रहेगी मेरे जैसों को, है ना। मैम कहाँ आप अपनी बुराई कर रहे हो। चलिए, सो अमाउंट पेड बाय द बैंक डायरेक्टली, इसका मतलब है पासबुक में से तो माइनस हो गया, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। अब अगला है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन बैंक अकाउंट। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट, ये मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ, मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर की बैच में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान लो आपके कोई जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लो मेरे लिए कौन है कस्टमर, स्टूडेंट। किसी एक स्टूडेंट के पास मेरा बैंक अकाउंट का नंबर था, उसने मेरे बैंक में जाके डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिए और मुझे पता ही नहीं। क्या ऐसा होता है आज की डेट में? SMS का जमाना, ऐसा नहीं होता, मुझे तुरंत पता चलेगा अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे। लास्ट ईयर का एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे अकाउंट में कुछ 13-14 हजार की अमाउंट थी जो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई, ठीक है। और वो अमाउंट इतनी ऑड थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये तो मेरी फीस का अमाउंट भी नहीं है। एज इन आई जनरली टेक हाफ 2 इंस्टॉलमेंट में, तो कुछ 13,000 समथिंग की अमाउंट थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा यार ना तो ये फीस की अमाउंट है, ये पैसा आया कहाँ से। मैंने बैंक स्टेटमेंट, जैसे ही मेरे पास मैसेज आया दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो रुपीज, अरे क्या पता नहीं क्या चीज के पैसे आए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है। तो देखो पहले ऐसा नहीं होता था कि आपके अकाउंट में पैसे आए और आपके पास इंस्टेंट SMS आ गया, वो नहीं होता था। आज की डेट में ऐसा होता है। तो हिसाब से बताऊं तो ये सारे ही बेकार हो गए। ऐसा होता ही नहीं है कि ये सब हुआ और आपको पता ही ना हो, राइट। सो व्हाट हैपेंड, मेरे अकाउंट में पैसे आए, मैंने उसको बैंक स्टेटमेंट को खोला, ऑनलाइन लॉग इन किया एंड चेक किया। अब मेरे को ये ना समझ आया कि ये पैसे किसके हैं, क्योंकि जितने मेरे स्टूडेंट्स थे उसमें से किसी का भी नाम नंबर कुछ मैच नहीं हो रहा था। उसमें किसी का नाम था कि इस बंदे ने पे किया। अब मेरा दिमाग खराब, पता नहीं कौन पैसे दे रहा फ्री में। तो अरे नहीं यार, किसी का क्यों लेना है, मतलब लॉजिक सी बात है। आपने हक के पैसे मत छोड़ो, पर आया थॉट पता नहीं किसने पैसे दे दिए। कई बार ऐसा भी होता है ना, गलती से मेरे अकाउंट में बैंक ने ट्रांजैक्ट कर दिया। तो फिर मतलब मैंने क्या किया, मेरे जो दोनों क्लासेस के ग्रुप्स थे उनमें मैसेज डाले कि भाई मेरे को ये अमाउंट रिसीव हुआ है और इस नाम से रिसीव हुआ है, क्या आप में से किसी ने पे किया है। तो देन मुझे पता चला कि वो एक 12th की स्टूडेंट थी जिसके मामा के थ्रू पेमेंट हुआ था। तो मैं इसलिए वो नाम नहीं पहचान पाई, अदरवाइज आई कुड हैव आइडेंटिफाइड विद सरनेम और समथिंग। जैसे मान लो अगर सौम्या के पिताजी ने डाले होते तो वहां पे मिस्टर सो एंड सो भारद्वाज लिखा होता, तो आई कुड हैव जज के हाँ ये मिस भारद्वाज के पैसे होंगे, है ना। वो मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज की डेट में ऐसा नहीं होगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाए और आपको पता ही ना हो, अगेन क्योंकि SMS का जमाना है, राइट। बट केस क्या है, आपको समझ में आया कि आपका कोई कस्टमर था जिसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए और आपको पता ही नहीं था। कहने का मतलब पासबुक प्लस हो गई और कैश बुक में एंट्री नहीं है। जब आप दोनों मैच करने बैठे तब अरे ये कहां से आया पैसा, लाइक दैट, ओके। अगला है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड। किसको समझ आया? पहले तो बिल नहीं पता, डिस्काउंटिंग नहीं पता, चैप्टर ही निकाल दिया है सिलेबस से, फिर इसको क्यों पूछ रहे? करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसको और इसको मैं पेंडिंग रखती हूँ, अभी समझाऊंगी। पहले ये डिसऑनर ऑफ चेक देख लेते हैं, मैं अभी समझाऊंगी। जस्ट लेट मी फिनिश दिस डिसऑनर ऑफ अ चेक। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया मिस गर्ग। डिसऑनर ऑफ अ चेक का क्या मतलब है कि मान लो नहीं, इट्स नॉट दैट, नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट। ओके लेट मी आंसर। अभी वो आदित्य के चेक का ही एग्जांपल लेते हैं। आदित्य ने मेरे को एक चेक दिया,
ठीक है, मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही मैंने डिपॉजिट किया मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, मैंने कैश बुक के डेबिट साइड पे एंट्री कर दी, टू फीस रिसीव्ड, और बैंक कॉलम में एंट्री कर दी। हुआ क्या कि वो चेक जब मैं डिपॉजिट करके आई बैंक में तो वो क्लियर ही नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। किसी भी कारणवश, हो सकता है इसके पापा ने साइन गलत कर दिया हो सकता है इनसफिशिएंट फंड्स हो सकता है डेट गलत डाल दी हो सकता है कुछ कैंसिलेशन कर दिया हो चेक पे, किसी भी कारणवश वो चेक क्लियर नहीं हुआ और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब देखिए, मैंने तो अपनी बैंक बुक मतलब कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए थे कि मेरे पैसे आ गए, पर क्या एक्चुअल में पैसे आए पासबुक में? तो होगा क्या, देखिए जब भी चेक क्लियरेंस में जाता है, जब भी चेक क्लियरेंस में जाता है बैंक एक बार उसे टेम्पररी वहां पे शो करता है कि इतने चेक क्लियरेंस में है। जब वो एक्चुअल में क्लियर हो जाता है तब उसे प्लस करता है। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि जिस चेक को मैंने प्लस कर दिया क्या वो मेरी पासबुक में प्लस हुआ है? यानी जब ये चेक डिसऑनर होगा पहले किसको पता चलेगा, बैंक को पता चलेगा या मुझे पता चलेगा? बैंक को पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट्स हाउ ये ट्रांजैक्शन है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, यानी आपकी कैश बुक में ज्यादा बैलेंस होगा और उतना बैलेंस पासबुक में आपको नहीं मिलेगा। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं बच्चों, इसको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लास्ट एक बार ये एरर्स समझ लो सो दैट टुडे विल बी एबल टू फिनिश दिस स्लाइड। वी आर नॉट कैरिंग मच टुडे एज इट्स जन्माष्टमी, ठीक है, मेरा भी फास्ट है, रात को 12 बजे खाना मिलने वाला है और दूसरा थोड़ा सा मंदिर का भी काम है, सो बहुत कैरी नहीं करेंगे, बट हाँ इसी को ही बहुत वक्त लग जाएगा ये दो ट्रांजैक्शन समझाने में। फिलहाल इसको समझ लो, एरर्स क्या है इसको बाद में कवर करते हैं। एरर्स क्या हो सकते हैं? अब ये एरर कुछ भी हो सकते हैं, कैश बुक में हो सकते हैं, पासबुक में हो सकते हैं। मान लो आदित्य का जो चेक था वो 20,000 का था, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया और मैंने अपनी बुक में सिर्फ 2,000 की एंट्री करी। 20,000 के चेक को क्या लिखा, 2,000, लेकिन जब वो बैंक में जाके क्लियर होगा तब तो 20 का ही होगा ना, क्योंकि चेक 20 का था, है ना। तो अब यहाँ पे एरर क्या हुआ कि 20,000 का चेक डिपॉजिट करके मैंने लिखा क्या, 2,000। ऐसी गलती बैंक से भी हो सकती थी, 20,000 का चेक क्लियर करके उन्होंने लिखा क्या, क्वाइट पॉसिबल, बट रेयर चांसेस होते हैं। देखिए गलतियों की मैं बात करूं तो मतलब 99% एरर्स आर ऑन द कैश बुक साइड, ओनली 1% चांसेस की पासबुक में गलती हो। समझ में आ गया? तो ये एरर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब मैं आपको ये नहीं बता सकती कि भाई इस टाइप के एरर्स होते हैं, इट कैन बी एनी डैम थिंग, राइट। 10,000 का चेक डाला 1,000 लिख दिया, 1,000 का चेक डाला 10,000 लिख दिया, राम का चेक था शाम का लिख दिया, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो एरर जब आपके सामने आएंगे तभी समझ में आएंगे कि अच्छा ये गलती हुई, सिंपल है। सो एरर इज वन ऑफ द रीजन। अब हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, एक बार पढ़ लो। पहला है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। दूसरा है बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। अब ये दोनों को समझाने के लिए मेरे को आपको थोड़ी सी चीजें बतानी होगी। आई डोंट नो व्हाई सीबीएसई इज डूइंग दिस। एक तो बिल्स वाला चैप्टर हटा दिया कोर्स से, इतना बढ़िया चैप्टर था उसको हटा दिया। अब बिल्स हटाया था तो बिल्स के सारे ट्रीटमेंट भी हटाते हर जगह से। भाई या तो तुम बिल्स वाला चैप्टर पढ़ाओ, लॉजिकल है मिस्टर बोस, वो तो पढ़ा नहीं रहे, उसके ट्रांजैक्शन हर चैप्टर में डले हुए कुछ भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट मी एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन दैट टू ट्रांजैक्शंस आपको पहले पता होना चाहिए बिल्स रिसीवेबल क्या है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, सब कुछ बताना पड़ेगा मेरे को, तब जाके आपको समझ में आएगा। कोई भी एक एग्जांपल, दो बच्चों के नाम लो, एक तो आदित्य का नाम लिख लेते हैं, दूसरा सौम्या का लिख लेते हैं, ठीक है। आदित्य सोल्ड सम गुड्स टू सौम्या ऑन क्रेडिट 10,000 वर्थ। कितने रुपए का सामान बेचा आदित्य ने, 10K। इसने पहली, दोनों की बुक्स बनाते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, ये हम आदित्य की बुक्स बनाते हैं और ये सौम्या की बुक्स बनाते हैं। उधार पे सामान बेचा है सौम्या को, आदित्य क्या एंट्री करेगा, सौम्या टू सेल्स, से यस, और सौम्या क्या एंट्री करेगी, परचेज टू आदित्य। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब क्या हुआ, बिकॉज दे बोथ वर अननोन, या कहीं ना कहीं आदित्य को ऐसा था पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे,
इसने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया और उस पे लिखा सौम्या विल पे सो एंड सो अमाउंट ऑन दिस डेट टू आदित्य बोस, और इसको बोला ले साइन कर, इसने साइन कर दिया सौम्या ने। तो सौम्या ने जैसे ही साइन किया, आई वुड से ये बिल एक्सेप्ट हो गया। क्या हो गया, इस बिल का ड्रॉवर कौन है, आदित्य, ड्रॉवर कौन है, आदित्य, और एक्सेप्टर कौन है, सौम्या। से यस, ड्रॉय भी बोल सकते हैं। एक्सेप्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तक सौम्या एक्सेप्ट नहीं करेगी ये बिल ही नहीं बनेगा। ऐसे तो तू लिखता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है, वो साइन करेगी तब तो बात होगी, राइट। तो सौम्या ने जैसे ही बिल एक्सेप्ट किया, ये जो पीस ऑफ पेपर है आदित्य के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल और सौम्या के लिए बन गया बिल्स, से यस, इसके लिए एसेट है और इसके लिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसे ही सौम्या बिल एक्सेप्ट कर लेगी, बुक्स में दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो पहली एंट्री थी सौम्या टू सेल्स, यानी सौम्या नाम का डेटर हमारी बुक्स में था, सौम्या नाम का एसेट, क्योंकि सौम्या से हमें पैसे मिलने वाले थे। एक्सेप्टेंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप बिल ड्रॉ कर लेते हो और वो एक्सेप्ट नहीं करती तो कोई एंट्री नहीं होगी, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगी वो बिल ही नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो बात ही नहीं, फिर तो वो सामान ही नहीं देगा, बोलेगा बोलेगा तू जा निकल आगे दूसरी दुकान में जा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी अगर उसे ये पता होगा कि मैं तो पैसे ही नहीं दे पाऊंगी, तो उससे पहली सिचुएशन ये है कि वो माल ही नहीं देगा, फिर उसको ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। हाँ नहीं, डिक्लाइन नहीं करेगी, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब तक वो साइन नहीं कर देगी वो बिल की एंट्री नहीं होगी बुक्स में। जैसे मान लो अगर इसने 7 सितंबर को बिल ड्रॉ किया और ये एक्सेप्ट हुआ जाके 10 को, तो एंट्री 10 को होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। समझ में आया? ओके, तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी आदित्य की बुक्स में, बिल्स रिसीवेबल टू सौम्या, से यस, यानी सौम्या नाम का जो एसेट था अब वो किससे रिप्लेस हो गया, बीआर नाम के एसेट से यस। और सौम्या की बुक्स में आदित्य नाम की जो लायबिलिटी थी वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, बिल्स पेएबल के नाम से यस। आपको नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं, शुरू से पढ़ा रही हूँ, फ्रॉम द वेरी बेस। समझ में आ रहा है आपको? एक के लिए बिल्स रिसीवेबल है, दूसरे के लिए क्या है। अब मान लेते हैं इस पे 3 महीने की तारीख लिखी हुई है कि सौम्या विल पे सो एंड सो अमाउंट आफ्टर 3 months, तो 3 महीने कब पूरे होंगे, 7/12 को, से यस। 3 महीने पूरे हो गए। अब देखो पहले तो मेरे को इस बात का आंसर दो कि ये जो बिल है ये किसके पास रहेगा, आदित्य के पास रहेगा या सौम्या के पास? आदित्य के पास रहेगा क्योंकि वो ड्रॉवर है। सौम्या ने तो सिर्फ एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई तेरे को दे दूंगी पैसे, दिमाग मत खराब कर, ठीक है। सो कहने का ये मतलब है कि ये बिल आदित्य के पास होगा, से यस। आप इस बात से अग्री करते हैं? तो बच्चों आदित्य के पास ना 4 ऑप्शन है इस बिल को लेके। क्या है? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रिटेन टिल मेच्योरिटी। क्या ऑप्शन है? यानी भाई तू चुपचाप ये 3 महीने बिल पकड़ के रख, 3 महीने इंतजार कर, 3 महीने के बाद सौम्या आएगी तेरे को पैसे दे देगी, बात खत्म। यस, कोई दिक्कत है? तो अगर पहला ऑप्शन ये लेता है आदित्य कि 3 महीने तक चुपचाप बैठा रहता है और 3 महीने वेट करता है, 3 महीने बाद सौम्या आती है और पैसे दे देती है, तो इस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, रिटेन टिल मेच्योरिटी में 3 महीने के बाद क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट टू बीआर 10,000, से यस। और सौम्या क्या एंट्री करेगी, बिल्स पेएबल टू कैश 10,000, से यस। ये पहला ऑप्शन है। हाँ बोलो, आदित्य के पास, हाँ एक्सेप्ट 10 को किया है तो 10 को ये वाली एंट्री हो। मेरा कहने का मतलब है जब तक आप साइन नहीं करोगे वो बिल कहलाएगा ही, तो वो फिर 10 दिन से 10 तारीख से कैलकुलेट हो। समझ में आ रहा है? जिस दिन बिल एक्सेप्ट होगा वहां से 3 दिन। ओके, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, डिस्काउंट विथ बैंक।
आदित्य के पास क्या ऑप्शन है, जिसका अभी हमने वो ट्रांजैक्शन पढ़ा था कि बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक अर्लियर नाउ डिसऑनर्ड, वही पढ़ा था ना। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन मैंने समझा दिया। फर्स्ट ऑप्शन बड़ा ही सिंपल है, जनाब 3 महीने वेट करेंगे, 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा। हाँ, ये वही केस है। अब डिस्काउंटिंग विद द बैंक का क्या मतलब है कि मान लीजिए इस बिल पे तो 3 महीने की तारीख लिखी है, सौम्या तो नहीं देने वाली 3 महीने से पहले पैसे, और हम सौम्या को फोर्स भी नहीं कर सकते कि तुम दो, क्योंकि बंदी ने साइन कब के लिए किया है, 3 महीने के बाद। तो आदित्य आज जाके उसको फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे तो आज ही पैसे चाहिए, तू दे। नहीं, बिल तूने ड्रॉ किया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, अब और क्या जान लेगा। तो सौम्या के पास तो ये नहीं जा सकता पैसे मांगने। अगर इसको कोई पैसे की जरूरत आन पड़ी तो ये कहाँ जा सकता है, बैंक। मान लो वो बैंक मैं हूं, ठीक है, आई एम द बैंक। आदित्य मेरे पास आएगा, बोलेगा ये लो, ये बिल पकड़ो, सौम्या का साइन किया हुआ बिल है, इस बिल को आप रख लो और आज आप मुझे पैसे दे दो। बिल कितने का है, 10,000। क्या मैं इसे पूरे 10,000 रुपए दे दूंगी, कुछ काट लूंगी मैं। वो क्यों काटूंगी, क्योंकि मैं आज इसको पैसे दे रही हूँ और मुझे सौम्या कब पैसे देगी, 3 महीने के बाद। तो 3 महीने का ब्याज तो लेंगे, मुफ्त में थोड़ी इसको पैसे दे दूंगी। लॉजिकल है, फ्री में कोई पैसा देता है क्या, नहीं। तो मान लो ये 10,000 का बिल था, मैंने 3 महीने का कैलकुलेशन करके इससे कहा कि बेटा तेरे 200 रुपए चार्ज लगेंगे, मैं तेरे को 9800 दूंगी। इसने बोला ठीक है चलेगा, मेरे को काम हो जाएगा, मेरा दे दो, 200 रुपए काट लो। समझ में आ रहा है। सो हुआ क्या, अगर दूसरा ऑप्शन होता तो आदित्य ने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब ये बात ध्यान से सुनो कि ये एंट्री 3 महीने के बाद नहीं हो रही, कहीं पहले ही हो रही है, जब आदित्य को पैसे की जरूरत पड़ गई। 3 महीने बाद तो सौम्या ही दे देती ना पैसे। मान लो इस बिल के 15 दिन बाद ही जरूरत पड़ गई आदित्य को, अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई पैसों की, तो इस बिल से वो बैंक से जाके पैसे ले लेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या करेगा, जब पैसे ले आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये नहीं हो रहा है, हम सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। पहली सौम्या टू सेल्स, दूसरी बीआर टू सौम्या, तीसरी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर। से यस, समझ में आ रहा है। आदित्य को कितने पैसे मिले, 9800। 200 रुपए बैंक ने काट लिया, वो खर्चा हो गया, और बीआर कितने का चला गया, यानी ये जो बीआर था आदित्य का, अब वो चला गया, कहाँ चला गया, बैंक के पास। समझ में आ रहा है, यानी अब ये बीआर किसके पास है, मेरे पास। मी बीइंग द बैंकर, आई एम होल्डिंग दिस चेक। अच्छा मुझे बताओ, मान लेते हैं ये 7 सितंबर का चेक था, आई मीन बिल था, 15 दिन, 22 सितंबर को ही आदित्य को जरूरत पड़ गई। 22 सितंबर को आप कोई एंट्री करोगे सौम्या बुक्स में, नहीं, उसको क्या पड़ी है, 3 महीने बाद बात करना भाई, अभी कुछ मत आ मेरे पास। समझ में आ रहा है। तो 22 सितंबर के दिन इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री, देखो सीधी सी बात है, सौम्या को कोई मतलब नहीं है 3 महीने से पहले वो उस बिल का कुछ भी करे। हाँ हाँ, वो तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 3 महीने बाद तू बैंक को पैसे दे देना, मैं बैंक से पैसे ले आया। यानी ये तो आज ही पिक्चर से बाहर हो जाएगा। मिस्टर आदित्य टुडे इटसेल्फ इज आउट ऑफ दिस पिक्चर नाउ। अब इस पिक्चर में कौन बचा, मैं और सौम्या। बैंक एंड सौम्या के बीच में डीलिंग रह गई 3 महीने के बाद। बैंक को देगी, ऑब्वियस सी बात है, 3 महीने बाद सौम्या अब किसको पैसे देगी। समझ में आ रहा है आपको, यहां तक कोई दिक्कत। अब 3 महीने बाद की स्थिति पे आते हैं, जो हमें उस ट्रांजैक्शन को समझाएगा। 3 महीने बाद की सिचुएशन पे आओ। पहली सिचुएशन है कि सौम्या ने ढंग से पैसे दे दिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हुए, सौम्या ने बैंक को पैसे दे दिए 3 महीने बाद, यानी 12 दिसंबर को। ठीक है, 7th ऑफ दिसंबर को क्या हुआ, सौम्या ने ढंग से पेमेंट कर दी। आदित्य की बुक्स में तो नो एंट्री। क्यों नो एंट्री, क्योंकि वो तो पहले ही पिक्चर से बाहर हो चुका, वो तो पैसे लेके किनारे हो चुका। 3 महीने बाद पूछो उसको क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रहा है। और सौम्या 3 महीने बाद अपना पे कर देगी, बिल्स पेएबल टू कैश, कोई टेंशन नहीं, सेम एंट्री। से यस, 3 महीने बाद सौम्या पेमेंट कर देगी, वो किसी को भी पेमेंट करे उसके तो पैसे चले गए ना, तो वही एंट्री हुई, बिल्स पेएबल टू कैश। ये तो थी नॉर्मल सिचुएशन। अब उस सिचुएशन को समझो कि सौम्या ने मना कर दिया पैसे, सौम्या ने कहा मेरे पास पैसे नहीं।
अब तो कौन फंस गया? मैं फंस गई। वो तो किनारे हो लिया पैसे लेके, फंसा कौन? पर मैं भी ऐसे पागल थोड़ी हूँ। मैंने क्या किया, उसके अकाउंट से पैसे काट लिए, आदित्य के बैंक अकाउंट से पैसे 10,000 रुपए काट लिए। मैं क्यों भुगतू? मी बीइंग अ बैंकर, मेरे पास ये बिल था। मैंने सौम्या से 3 महीने बाद पूछा कि बेटा तेरा पैसा दे दे, इसकी ड्यू डेट आ गई है। इसने बोला आई डोंट हैव मनी, आई कैन नॉट गिव। अब मुझे ये बताओ, मेरा और सौम्या का कोई पर्सनल रिलेशन है क्या? मैं उसको जानती हूँ क्या? मैंने उससे कुछ ले दे रखा है? नहीं, इतना ही है कि ये पीस ऑफ पेपर है मेरे पास, उसका साइन किया हुआ। तो जब मेरा और उसका आपस में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो मैं उसका कॉलर तो पकड़ ही नहीं सकती। मैं कॉलर किसका पकड़ूंगी? ला भैया पैसे वापस दे, लेके गया था 3 महीने पहले, ऐसा ही होगा ना। किसका कॉलर कैच करेंगे? आदित्य का। तेरे को पैसे दिए थे 3 महीने पहले, ला वापस दे। तेरा एसेट था, तूने मेरे को दे दिया था, पैसे लेके तुम किनारे हो गए थे। तुमने 15 दिन बाद ही ये बिल मेरे को उठा के दे दिया था आदित्य, और तुमने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मैं आज पैसे दे दो, 3 महीने बाद सौम्या से पैसे ले लेना। सौम्या ने तो मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? बीइंग अ बैंकर, विल आई बेयर दिस लॉस? I will simply deduct 10,000 from his account. That's it. Why 9,800? 3 महीने तुमने पैसे रखे, उसका क्या? 200 रुपए का इंटरेस्ट। तुमको दिए 9,800 थे, लेकिन तुम्हारे अकाउंट से कटेंगे पूरे 10,000। मेरे को क्या लेना देना? सौम्या तेरी डेटर है, तू जाके सुलट। मेरा क्या लेना देना है सौम्या से? सौम्या से पैसे लिए जाएंगे, वो सुलटेगा, उसकी डेटर है, उसको केस करना है, लड़ना है, जाके उसकी प्रॉपर्टी सीज करनी है, जो करना है कर। मैं क्यों बीच में पड़ू? आई विल सिंपली टेक मनी फ्रॉम हिज अकाउंट बैक एंड आई विल गेट आउट ऑफ द पिक्चर। अब तुम सुलझते रहो डेटर क्रेडिटर। समझ में आ रहा है आपको? 3 महीने बाद की सिचुएशन में हुआ क्या कि जो ओरिजिनली बिल डिस्काउंट करवाया था आदित्य ने, वो डिसऑनर हो गया। मतलब सौम्या ने पैसे देने से मना कर दिया बैंक को। से यस, तो बैंक जाके सौम्या से नहीं लड़ेगा, क्योंकि सौम्या का और बैंक का कोई लेना देना नहीं है। ये तो इनकी आपसी बात थी, मैं तो खाली बीच में ऐसे ही फंस गई थी। मैं अपने 10,000 लूंगी और किनारे। से यस, आई विल टेक 10,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट विच आई पेड इनिशियली टू हिम। क्या मैंने सौम्या से कुछ लिया दिया था? तो मैं कैसे उससे सुलटूं? मैंने तो इससे 10,000 रुपए लेने और निकल जाना। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही बिल डिसऑनर होगा, सौम्या ने पैसे देने से मेरे को मना किया, तो ये चीज किसको पहले पता चली? बैंक ने इसके अकाउंट से पैसे काट लिए 10,000। क्या इसको पता है कि कट गए? तो वो ट्रांजैक्शन था। अब वापस चलो उस ट्रांजैक्शन। लिख तो देते हैं बुक वाले, समझाने में टीचर को नानी याद आ जाती है। एनीवेज, लिखा है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये आदित्य के साइड पे क्या हो रहा है कि जो बिल ये बैंक से डिस्काउंट करा के आया था, अब वो डिसऑनर हो गया सामने वाली पार्टी ने पैसे देने से। तो ये पासबुक से तो पैसे माइनस हो गए, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मिस भारद्वाज, मेरा गला सूख गया, आई होप समझ आया हो। पढ़ाना आता है मेरे को? आता है, थोड़ा थोड़ा तो आता है मैम आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब ये लास्ट वाला केस समझा देती हूँ। मैं बस ये लास्ट वाला केस समझाऊंगी, ठीक है? वो सारा 4 केसेस है वो नहीं पढ़ा रही बेटे, क्योंकि यहाँ पे 4 टोटल है, 2 मैंने समझा दिए, एक तीसरा और बता देती हूँ। मुझे तो जाना है गाइड पे। सो मूविंग बैक टू दिस, मैंने आपको बताया आदित्य के पास ऑप्शन है कि वो 3 महीने वेट करे, जिसे कहते हैं रिटेन टिल मेच्योरिटी। दूसरा ऑप्शन है कि वो बैंक से जाके डिस्काउंट करा दे, उसको आज ही पैसे चाहिए। एक और ऑप्शन होता है, मान लो आदित्य बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास फुर्सत नहीं है कि एक एक बिल की डेट चेक करता फिरे, खुद पैसे लेता फिरे। ये क्या करता है, इसके जितने भी बिल्स रिसीवेबल होते हैं, मान लो आप सारे इसके डेटर हैं, और इसके पास जितने भी बिल्स रिसीवेबल हैं ये उठा के मेरे को दे देता है बैंक को कि ये भैया बैंक पकड़ो, ये बिल्स जब जब इनकी ड्यू डेट आती रहे पैसे कलेक्ट करना और मेरे बैंक में डाल देना। जब जब इनकी ड्यू डेट आए पैसे कलेक्ट करना और मेरे बैंक में डाल देना। ये रईस आदमी है, इसके पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, खुद करना नहीं चाहता, तो मैं क्या फ्री में करूंगी? मैंने ठेका उठा रखा है। आई विल टेक चार्ज, कलेक्शन चार्जेस। क्या लूंगी? तो एक ऑप्शन होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्या ऑप्शन होता है? चौथा भी होता है, वो नहीं पढ़ रहे हम, फिर तो मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया आपको। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो इस ऑप्शन में होता क्या है
कि मान लो आदित्य ने सारे बिल कलेक्ट करके मेरे को दे दिए कि मैम ये लो पकड़ो, जब भी इनकी ड्यू डेट आए आप कलेक्ट करना और मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देना। मैंने वही किया, बैंक तो अपनी ड्यूटी निभाता है, ठीक है। मैंने जब ड्यू डेट आई चेक कलेक्ट BR कलेक्ट किए और इसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, पासबुक में तो प्लस कर दिए, पर ये एंट्री करना भूल गया अपनी बुक्स में, ये मेरे को सारे BR दे के भूल गया कि चलो मैम को दे दिए, बात खत्म। यानी पासबुक में एंट्री हो गई और कैश बुक में एंट्री। बच्चों देखो, आई कुड हैव जस्ट रेड इट आउट बट आई डोंट नो व्हाई आई एक्सप्लेन द होल चैप्टर, अदरवाइज आपको ये समझ ही नहीं आता, ठीक है। क्या आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि केस क्या है। पहला केस है कि आदित्य ने जो बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से, मतलब जल्दी पैसे जो ले लिए थे, 3 महीने बाद जब सौम्या की पैसे देने की बारी आई तो उसने मना कर दिया। सो सिचुएशन ये हुई कि बैंक तो उसके अकाउंट से पैसे काट लेगा, मैं क्यों सुलटूं सौम्या से, लॉजिकल है। तो यहाँ पे सिचुएशन है कि आदित्य की पासबुक से माइनस हो गए, कैश बुक में एंट्री नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन है कि आदित्य ने सारे बिल उठा के मेरे को दे दिए थे कि लो मैम कलेक्ट करना और काम कर देना मेरा, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन ये कैश बुक में एंटर करना भूल गया या अभी बाकी है, ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ पे पासबुक में प्लस हो गए, कैश बुक में प्लस। सो बच्चे अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गई हो, चौथा वाला पॉइंट, अमाउंट पेड बाय द बैंक डायरेक्टली ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बच्चे देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमारी लाइफ में बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें बिल्कुल पीरियोडिकली पे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, एम्प्लॉयज की सैलरी, XYZ, ये सारी चीजें पे करनी होती है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू बैंक कि भाई इस डेट पे ये मेरा है और तू पे कर देना, ठीक है। तो बैंक को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो सर्विस चार्ज तो लेगा, लेकिन वो पे करेगा उस तारीख पे। फिर यू डोंट नीड टू वरी कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का टाइम हो गया है, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट टाइम हो गया है, मेरा फोन का बिल टाइम हो गया है। यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट गिव इंस्ट्रक्शन एंड देन फॉरगेट। तो देन बैंक विल ऑटोमेटिकली पे फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, चार्जेस बोलेंगे, यस इट विल टेक चार्जेस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे काम करने का। देखिए एम्प्लॉय का जनरली नहीं होता है, क्योंकि सैलरी हर बार कैलकुलेट होती है मंथली, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी ज्यादा देनी होती है, कभी कम देनी होती है। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जनरली लगाए जाते हैं फोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, EMIs, कार EMI, होम EMI, तो वो हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर आप एयरटेल से फिर आप दूसरे में फोन शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको किसी को बताना तो पड़ेगा ना, जो आपके बिहाफ पे कर रहा है उसको बताना तो पड़ेगा कि बेटा मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो तू अब इसमें पे करना, वो तो है। और बताओ, हाँ वो देख लेते हैं। यहाँ तक इस स्लाइड में कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चे, अगर ये रीजन समझ नहीं आए तो भूल जाओ कि ये चैप्टर समझ में आएगा। क्लियर है, कोई पक्का कोई डाउट नहीं है आपको? कौशिक साहब चलिए ग्रेट है सर, टुडे विल वाइंड अप ऑन दिस रीजंस। आप एक बार घर पे ये रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये ग्रेवाल्स में सब कुछ है, जस्ट दैट मैंने इसे थोड़ा PPT फॉर्म दिया हुआ है, नथिंग मोर देन दैट। सो यू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी रीजंस है। मैं अगली बार पूछूंगी कि ये क्या क्या रीजंस थे बताओ, तो याद होने चाहिए, कम से कम 7-8 तो याद होने चाहिए, ठीक है। 7-8 कहाँ है, ये 8 और 10 और 11 है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। जन्माष्टमी अच्छे से मनाना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।